Hello everyone. Today we are going to talk about weather and climate. Basically in this class, in this video, we are going to understand the importance of weather and climate and साथ ही साथ weather and climate के बीच में क्या difference होता है, क्या ऐसे scenarios होते हैं जो कि weather और climate को एक दूसरे से अलग बनाते हैं. If we talk about the class wise scenario, so this topic is useful for class 6th, 7th and 8th and of course 9th class students as well. तो ये एक ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी का जो कि आपको हर क्लास में हेल्पफुल रहता है, यूज़फुल रहता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये टॉपिक पता भी होना चाहिए क्योंकि वेदर एंड क्लाइमेट एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमारी एवरीडे लाइफ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी कनेक्टिविटी रखता है. तो ये टॉपिक आपको ऑफ कोर्स पता होना चाहिए एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ओनली. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वेदर एंड क्लाइमेट शेप आवर डेली लाइफ्स एंड नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस. हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड होता है, एवरीडे लाइफ होता है, उसमें वेदर एंड क्लाइमेट दोनों ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अंडरस्टैंडिंग दीज एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर चेंजेस, प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड अप्रिशिएट द प्लैनेट्स कम्प्लेक्स सिस्टम. अगर हम वेदर एंड क्लाइमेट को एक बेटर तरीके से समझ सकते हैं तो हम अपने प्लैनेट को, अपने इन्वायरमेंट को एक बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. देन हमें पता होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम करेंगे तो उससे हमारा वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट होगा, ऐसी कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम वेदर एंड क्लाइमेट को एक बेटर तरीके का शेप दे सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि क्लाइमेट एंड वेदर दोनों को ही अफेक्ट करते हैं, दोनों पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. और ऐसे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिससे हम वेदर एंड क्लाइमेट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जिससे हमारे वेदर एंड क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना. सबसे पहले बात करेंगे वेदर की कि भाई वेदर क्या होता है. लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन. वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. किसी भी एटमॉस्फेयर, हमारी सराउंडिंग का किसी पर्टिकुलर समय, किसी पर्टिकुलर जगह पे जो भी एक स्टेट होता है, जो भी एक माहौल होता है, उसे हम वेदर बोलते हैं. इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड ह्यूमिडिटी. इसका मतलब ये है कि भाई किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का, किसी भी लोकेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या टेम्परेचर रहा, कितना तापमान रहा, प्रेसिपिटेशन, आसान शब्दों में, आसान भाषा में बारिश, कितनी बारिश हुई, एंड साथ ही साथ वहाँ पे हवाएं कैसी चल रही हैं, ह्यूमिडिटी यानी उमस कैसी है. इन सारी ही फैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जब हम एक साथ स्टडी करते हैं, उसे ही हम उस जगह का वेदर बोल देते हैं. कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की यदि मैं बात करूँ, टुडे इट माइट बी sunny and 75 degree Fahrenheit with a gentle breeze showing how weather conditions vary daily. हो सकता है कि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा खासा मौसम हो, प्यारी सी धूप निकली है, एकदम आसमान साफ है, नीला आसमान है, कोई बारिश, कोई थंडरस्टॉर्म आपको देखने को नहीं मिल रहा. लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कल जो है टेम्परेचर शायद थोड़ा ज़्यादा हो, टेम्परेचर शायद थोड़ा कम हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिले, आसमान में कुछ बादल देखने को मिले. तो कहने का मतलब ये है कि वेदर एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि समय समय पर बदलता रहता है, बहुत रैपिडली चेंज होता रहता है. आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा. हो सकता है कि जो येस्टरडे निकला यानी कि जो बीता हुआ कल निकला, उस समय वेदर कुछ और रहा हो. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वेदर जो है ना, काफ़ी आसानी से बदलता रहता है. The weather changes every day and sometimes even hourly. जो हमारा वेदर होता है वो हर दिन बदलता है और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि घंटों में भी वेदर बदल जाता है. फॉर एग्जांपल कई बार हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ दिन में काफ़ी कड़क धूप है, पर शाम आते आते एकदम से सडनली बादल घिर जाते हैं, बारिश हो जाती है, थंडरस्टॉर्म आ जाता है. तो यही तो है वेदर का एक मेन नेचर. यही है जो कि वेदर को क्लाइमेट से अलग बनाता है. वेदर जो होता है काफ़ी आसानी से, काफ़ी जल्दी बदलता रहता है, रैपिडली चेंज होता है. वही जो हमारा क्लाइमेट है वो बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों तक चेंज नहीं होता. लीडिंग टू डिफरेंट कंडीशंस लाइक सनशाइन, क्लाउड्स, रेन्स एंड स्टॉर्म. अब जो हमारा जब पूरा वेदर का फिनोमिनन चेंज होता है तो इससे कई बार हमें सनशाइन देखने को मिलती है, भाई अचानक से धूप आ जाती है, कुछ समय बादल देखने को मिल जाते हैं, कई बार बारिश हो जाती है, कई बार स्टॉर्म्स यानी कि तूफान जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं. बेसिकली वेदर एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि एवरीडे लाइफ पे रैपिडली, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, बदलता रहता है. सो दिस इज़ द बेसिक एंड वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ वेदर. वेदर क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिनन जो कि बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली बदलता रहता है. चलिए बात करते हैं आगे इस टॉपिक में.
आर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। चलिए भाई, वेदर के बारे में तो हमने बात कर ली कि वेदर क्या होता है, वेदर किस प्रकार से कार्य करता है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? इसके लॉन्ग टर्म पैटर्न्स होते हैं, मतलब जिस प्रकार से वेदर में आपको एवरीडे बेसिस पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिलते हैं और चेंजेस देखने को मिलते हैं, उस प्रकार के बदलाव, रैपिड चेंजेस आपको क्लाइमेट में देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। क्लाइमेट रिप्रेजेंट द एवरेज वेदर कंडीशंस इन अ प्लेस ओवर एटलीस्ट 30 ईयर्स। भाई किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होगा ना, कम से कम 30 सालों तक तो चेंज नहीं रहेगा। 30 से 35 या फिर और भी ज़्यादा सालों तक आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी प्लेस, किसी कंट्री, किसी भी जगह का जो नॉट टेम्परेचर बट द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट होगा वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इट इंक्लूड्स टिपिकल सीजन चेंजेस एंड एक्सट्रीम इवेंट्स। अब अगर मैं क्लाइमेट के एग्जांपल की अगर बात करूं इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया में जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि आज तो थार डेजर्ट में दूर दूर तक कड़ी धूप है, कोई रेनफॉल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, और कल सडनली क्या हो जाएगा कि वहाँ पे इतनी बारिश हो गई कि थार डेजर्ट में बाढ़ आ गई, या फिर इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर हो चुका है, इतनी ठंड आ गई है कि वहाँ पे स्नोफॉल होने लगी। ऐसा कोई भी फिनोमेनन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थार डेजर्ट में यदि आज भी गर्मी है, आज से 1-1.5 साल बाद भी वहाँ पे आपको गर्मी ही देखने को मिलेगी। तो यही जो पूरा कंसेप्ट है ना, गर्मी क्या है वहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है, गर्मी वहाँ पे नहीं बदलने वाली, वहाँ का जो माहौल है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होने वाला। तो यही जो पूरा कंसेप्ट है ना, इसे हम क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर साइड जाएँ आप, नॉर्थ इंडिया में जाएँ, अगर हिमाचल हुआ, उत्तराखंड वगैरह हुए, वहाँ पे हमारा जो हिमालयन रेंज होती है, शिवालिक हुआ, मिडिल हिमालय हुआ, लोअर हिमालय जो होता है, इन तीनों ही हिमालयन रेंजेस में स्पेशली जो हमारा सबसे ऊपर वाला ग्रेटर हिमालयाज़ की रेंज होती है, वहाँ पे आपको बहुत एक्सट्रीम स्नोफॉल देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आज तो वहाँ स्नोफॉल हो रहा है और कल अचानक से वहाँ पे आपको दूर दूर तक सिर्फ रेत देखने को मिल रही है, दूर दूर तक आपको वहाँ पे हरियाली एकदम से आ गई है। इस तरीके की चीज़ें आसानी से नहीं होती। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि सालों सालों तक सेम रहते हैं। यदि वहाँ पे आज स्नोफॉल है तो आज से 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी आपको स्नोफॉल ही देखने को मिलेगा, वहाँ के पूरे ही क्लाइमेट में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी भी जगह का आसानी से चेंज नहीं होता, बहुत लंबे समय तक सेम रहता है। देखिए क्लाइमेटिक जोन्स की यदि मैं बात करूं, हमारे अर्थ में मेजरली हमें 3 क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले होती है हमारी ट्रॉपिकल जोन, जो कि सेंट्रल में देखने को मिलती है, इक्वेटर के आसपास। ये यूजुअली बहुत ही गर्म होती है और काफ़ी यहाँ पे बारिश वगैरह भी हमें देखने को मिलती है। अब गर्मी और बारिश एक साथ कैसे? दरअसल यहाँ पे जो हमारा इक्वेटर का रीजन होता है, 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक का, इस रीजन में हमारी जो सनलाइट होती है ना, वो डायरेक्ट पड़ती है। सनलाइट का जो बोलना चाहिए रेज होंगी, वो डायरेक्टली हमारे इक्वेटर वाले रीजन पे आके पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे जो बोलना चाहिए प्रेसिपिटेशन का रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जब प्रेसिपिटेशन का रेट ज़्यादा होगा तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। अब जब क्लाउड ज़्यादा बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे, तो बारिश भी तो ज़्यादा होगी ना। तो हुआ ना, यहाँ पे हॉटनेस, यहाँ पे हीट भी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी जोन आती है हमारी टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो होती है ना, एक प्रकार की मॉडरेट जोन होती है, मतलब यहाँ पे आपको चारों के चारों सीजन्स देखने को मिल जाएंगे। अब वो 4 सीजन्स क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हमारा जो टेम्परेट जोन होगा, यहाँ पे आपको चारों सीजन देखने को मिलेंगे, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड, ना ही बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब हर चीज़ क्या होगी यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिल जाएगी। हमारी थर्ड जोन जो होती है वो होती है पोलर जोन। पोलर जोन जो होती है ना, काफ़ी ठंडी होती है और काफ़ी एकदम बर्फ़ देखने को मिलेगी। अभी जो पोलर जोन होती है हमें नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल में देखने को मिलती है, क्योंकि यही वो 2 ऐसे रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी, हमेशा माइनस में टेम्परेचर मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे बोलना चाहिए स्नोफॉल और आइसी एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ इतनी ठंड होती है कि बड़े बड़े बोलना चाहिए ग्लेशियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पानी में भी बर्फ़ जम जाती है। इस प्रकार की ठंड, इतनी एक्सट्रीम ठंड जो है, कोल्ड जो है, आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। चलो एग्जाम्पल की बात करूँ, द डेजर्ट्स क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि थार डेजर्ट गर्म है तो भाई गर्म ही रहेगा, एकदम से वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं आ जाएंगे, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पोलर रीजन्स कोल्ड क्लाइमेट। अब भाई पोलर रीजन का जो कोल्ड क्लाइमेट होता है वो होता है ठंडा,
वहाँ पे होती है बर्फबारी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी आपको। तो दोनों के ही क्लाइमेट्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, और ये दोनों ही क्लाइमेट्स रातों रात चेंज नहीं हो जाएंगे और ना ही कुछ महीनों में। इनके क्लाइमेट्स को चेंज होने में लग जाएंगे बहुत ज़्यादा साल। तो क्लाइमेट एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि बहुत आसानी से नहीं बदलता, बहुत सालों तक सेम रहता है। वहीं हमारा जो वेदर है वो एवरीडे बेसिस पे चेंज होता रहता है, साथ ही साथ कई बार तो घंटों में भी बदलाव देखने को मिल जाता है। आई रियली होप कि वेदर एंड क्लाइमेट के बीच का जो डिफरेंस है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। भाई वेदर एंड क्लाइमेट के क्या एलिमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। इट मेजर्स हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज, ट्रैक्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। भाई हम पता कैसे करते हैं वेदर किस प्रकार का है, क्लाइमेट किस प्रकार का है? सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर, मतलब तापमान कितना है। तापमान अगर कम है तो ठंडा है मौसम, और तापमान ज़्यादा है तो गर्म मौसम है। यूजुअली इसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में जो है मेज़र करते हैं। फिर होता है प्रेसिपिटेशन। बारिश को देख के भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारा वेदर या फिर क्लाइमेट किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, अगर इट इंक्लूड्स रेन, स्नो, स्लीट और हेल मेजर्ड इन इंचेस और मिलीमीटर। अब देखिए, कईयों बार आपने मैक्सिमम टाइम्स देखा होगा जब बारिश का सीज़न होता है, बरसात का मौसम होता है, तब न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे इतने इतने इंचेस या फिर इतने इतने mm जो है बारिश हुई। तो उस बारिश को देख के भी अंदाज़ा लगाते हैं, उस बारिश को देख के भी हम पता करते हैं कि भाई आगे चल के आज यहाँ इतनी बारिश हुई, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतने बारिश होने का अनुमान है, या फिर इस प्रकार की बारिश हो रही है तो रेनी सीज़न आ चुका है, बारिश का सीज़न आ चुका है। इस प्रकार के अंदाजे हम लगाए थे। टिपिकल जो बारिश के महीने होते हैं, अगर उस टाइम पे काफ़ी अच्छी बारिश होती है तो हम मानते हैं कि भाई बारिश का जो सीज़न है काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है। और अगर बारिश के जो जून जुलाई अगस्त और सितंबर वाले जो मंथ होते हैं, इस टाइम पे अगर बारिश कम हो रही है, किसी जगह पे बारिश नहीं हो रही है, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई इस बार का जो एवरेज रेनफॉल था वो काफ़ी कम रहा। क्योंकि हम यहाँ पे जो रेनफॉल जो सीजन्स होते हैं ना, उसे भी हम यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के हिसाब से देखते हैं कि भाई इतनी बारिश हुई मतलब मौसम अच्छा खासा चल रहा है, बारिश कम हुई मतलब मौसम सही तरीके से नहीं चल रहा। तो ये एक दूसरा एलिमेंट हो जाता है जिससे हम पता करते हैं कि किसी जगह का वेदर ठीक तरीके से कार्य कर रहा है या फिर नहीं। फिर होता है विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। हवा को भी चेक किया जाता है कि भाई हवा कितनी स्पीड से चल रही है। अगर यदि हवा कम है, एयर का प्रेशर लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी कई सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हवा बहुत स्पीड से चल रही है तो मानते हैं कि अंधड़ आने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है। ऐसा बोलते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तो फिर बारिश नहीं होती, क्योंकि क्लाउड्स को क्या करती है हवाएं अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसलिए विंड जो हवा होती है, विंड, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जगह का वेदर जो है उसे डिसाइड करने में। यदि किसी जगह बारिश होने वाली है और मतलब हल्की हवाएं चल रही हैं तो बारिश हो जाएगी, पर अगर बहुत इंटेंस हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं, तो ऐसा होता है कि वो क्लाउड्स को क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देती हैं, जिसके कारण उस जगह जो पॉसिबल रेनफॉल होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। हेंस वेदर में चेंज आता है। फिर होती है ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। अब भाई जो ह्यूमिडिटी होती है, इसे हम हिंदी में आम भाषा में उमस के नाम से जानते हैं। अब ये उमस जो है किस प्रकार से फॉर्म होती है, देखिए, जब भी क्या होता है, हमारा जो वाटर मतलब सनलाइट जब वाटर पे पड़ती है तो वो भाप बन के, वेपर बन के आसमान की ओर जाता है। और जब बहुत ज़्यादा कड़क धूप होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत स्पीड से होने लगता है। मतलब बहुत स्पीड से, बहुत हाई इंटेंसिटी से सनलाइट जो होगी हमारी यहाँ पे वो पानी के ऊपर आके पड़ेगी, एंड देन वो पानी वेपर बन के, वाटर वेपर भाप बन के हवा में जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर्स की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। और जब यही एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं तो ये हो जाते हैं मॉइस्चर, ये रूप ले लेते हैं मॉइस्चर का, नमी का। तो ये नमी जब हमारे एटमॉस्फेयर में होती है तो इसी नमी को हम उमस के नाम से जानते हैं। और ये ह्यूमिडिटी भी डिसाइड करती है कि हाँ हमारे यहाँ का वेदर कैसा होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे हाथ पे चिकचिके से हो जाते हैं। मतलब अगर टच करो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, अजीब तरीके के, आप समझ रहे हैं मैं किस प्रकार की ह्यूमिडिटी, उमस की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ह्यूमिडिटी भी क्या करती है, एक प्रकार का एलिमेंट होती है हमारे यहाँ के किसी भी जगह के, किसी भी प्लेस के वेदर को डिसाइड करने के लिए। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। अब किसी भी जगह के क्लाइमेट को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं।
सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इन्फ्लुएंस टेम्परेचर, क्लोजर एरियाज टेंड टू बी वार्मर। अब भाई किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का जो एक डिस्टेंस होगा ना इक्वेटर से, इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, और ये वो जगह है, वो लोकेशन है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। सन रेज जो होती है सबसे ज़्यादा इंटेंस, सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कहीं पड़ती हैं तो वो होता है हमारा इक्वेटर वाला रीजन। तो अगर हमारी कंट्री, मान लीजिए हम किसी कंट्री में रहते हैं और वो कंट्री इक्वेटर के आसपास है ना, तो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो काफ़ी गर्म वाला देखने को मिलेगा आपको, बहुत गर्मी होगी। देखिए इस प्रकार का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा जो हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो क्लाइमेट होगा जहाँ पे आपको बहुत इंटेंस गर्मी देखने को मिलेगी और उतना ही ज़्यादा रेनफॉल भी देखने को मिलेगा। पर यदि हमारा जो भी कंट्री है, जो भी नेशन है, वो थोड़ा सा इक्वेटर से दूर हो जाता है, टेम्परेट जोन में आ जाता है मतलब, तो फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सभी तरीके के मौसम देखने को मिलेंगे। ठंडी भी एक्सपीरियंस करेंगे हम, बारिश भी एक्सपीरियंस करेंगे हम, फिर उसके बाद गर्मी के मौसम को भी एक्सपीरियंस करेंगे। पर अगर हमारा जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड मतलब बेसिकली जो लाइंस होती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं, जो कि पैरेलल चलती हैं किसके, इक्वेटर से, और इन लैटिट्यूड से ही हम डिसाइड करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन को। तो ये तो बात हो गई लैटिट्यूड की। सेकेंड वन इज ऑल्टीट्यूड एंड ओशन करेंट्स। ऑल्टीट्यूड मतलब हायर एलिवेशन इक्वल कूलर टेम्परेचर। देखिए अगर ऑल्टीट्यूड मतलब होता है किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की समुद्र के लेवल से हाइट को बताना। अगर हमारा जो भी लोकेशन है, हमारी जो भी सिटी या फिर जो भी जगह पे हम रहते हैं वो हायर ऑल्टीट्यूड पे होगी, तो वहाँ का क्लाइमेट जो होगा, वहाँ का जो पूरा ही क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो हमें काफ़ी अलग अलग देखने को मिल जाएगा। वहीं ऑल्टीट्यूड मतलब अगर हम किसी समुद्र के किनारे पे रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो हमें उस कंडीशन के हिसाब से देखने को मिलेगा। यूजुअली जो हिली रीजन्स होते हैं, माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, मतलब ज़्यादा ऑल्टीट्यूड वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे हमें ठंड देखने को मिलती है, कई बार स्नोफॉल भी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो हमारे कोस्टल रीजन्स होते हैं, समुद्र के किनारे वाली जगहें होती हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत गर्मी हो रही है, इंटेंस हवाएं चलती हैं, काफ़ी तेज़ हमें विंड जो है वहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद ओशन करंट से भी हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मूव वार्म एंड कोल्ड वाटर अफेक्टिंग द कोस्टल क्लाइमेट। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो कोस्टल रीजन पे जो भी इलाके होते हैं, जो भी स्टेट्स, जैसे इंडियन स्टेट्स की यदि मैं बात करूं, केरला हो जाएगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद इस तरीके के गोवा, इस तरीके के जो राज्य होते हैं ये कोस्टल रीजन्स पे सिचुएटेड होते हैं, मतलब समुद्र के किनारे पे सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, ये ओशन करेंट्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ओशन करेंट्स जो होती है ना, वो वार्म और कोल्ड वाटर को मूव कराती हैं, जिसके मूवमेंट के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो पूरा ही क्लाइमेटिक चेंज होता है ना, हमें देखने को मिल जाता है कोस्टल रीजन्स के एरियाज़ में, कोस्टल रीजन्स के क्षेत्रों में। यहाँ का जो भी टेम्परेचर होगा, जो भी एटमॉस्फेयर होगा, जो भी वेदर होगा, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा यहाँ की ओशन करेंट्स। देन होता है प्रॉक्सिमिटी टू वाटर। प्लेसेस नियर ओशंस और लार्ज lakes often have milder, more stable climate due to water regulating effect। अब देखिए जब भी कोई भी शहर या फिर कोई भी सिटी, कोई भी टाउन किसी वाटर बॉडी के आसपास सिचुएटेड होता है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, हमें पूरा स्टेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है। हालांकि इतने ड्रास्टिक चेंजेस, इतने ड्रास्टिक बदलाव हमें उस पर्टिकुलर जगह के जो क्लाइमेट होता है उसमें देखने को नहीं मिलते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। देन वेदर वर्सेस क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। वेदर जो होता है ना, एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, लाइक अ रेनी आफ्टरनून और सनी मॉर्निंग। एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब कि हो सकता है कि भाई सुबह सुबह बढ़िया धूप खिली है, दोपहर आते आते बारिश हो गई। फिर क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर इन अ एरिया ओवर डिकेड्स और सेंचुरी। ये है ना एटमॉस्फेयर का, हमारे पूरे ही पर्यावरण का, ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो कि डिकेड्स यानी कि 10-20 सालों से चलता हुआ आता है, या फिर बहुत सारी सेंचुरीज, मिलियंस ऑफ सेंचुरीज से चलता हुआ आ रहा है। अगर मैं बात करूं क्लाइमेट और वेदर को कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। वेदर को आप सोच लीजिए कि आपका आज का मूड कैसा है। हो सकता है आज आप बहुत खुश हो सकता है कल आप दुखी हो जाएं, कल आपको गुस्सा आ जाए, कल कोई अच्छी बात हो जाए तो आप और ज़्यादा खुश हो जाएं। तो ये तो आपका हो जाएगा वेदर। और क्लाइमेट जो होता है, आप उसे इमेजिन कीजिए आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की तरह। आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं, आप आज भी अच्छी ड्राइंग करेंगे, आज से 5-6 सालों के बाद भी अच्छी ड्राइंग करेंगे। अगर आप आर्ट्स में अच्छे हैं, म्यूज़िक में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो जिस तरीके की प्रैक्टिस आपकी आज है,
आज से 5-6 सालों बाद भी आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ इतनी आसानी से चेंज नहीं होगी कि आज तो आप बहुत प्यारी ड्राइंग कर रहे हो, कल सुबह उठते से ही आप ड्राइंग करना भूल गए हैं। ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आप वेदर को याद रख सकते हैं आपकी करंट मूड की तरह, बदलता रहता है। सुबह अच्छा है, शाम को मम्मी ने डांट दिया, ख़राब हो गया। फिर रात को पापा ने आके प्यार कर लिया, फिर से अच्छा हो गया। देन इसके बाद हो आप अपने क्लाइमेट को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये है क्या आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी। आप जैसे आज हैं वैसे ही आज से 5-6 सालों के बाद भी रहेंगे, इतनी आसानी से नहीं बदल सकते आप। फॉर एग्जाम्पल, a snowy day in summer might be unusual weather, but the Arctic's permanent cold is its climate. देखिए भाई, जो गर्मियों का सीज़न होता है उस टाइम पे भाई बर्फ़बारी हो ही नहीं सकती, लेकिन आर्कटिक जो ओशन होता है, फिर आर्कटिक वाला जो रीजन होता है पूरा, वहाँ का जो परमानेंट कोल्ड है ना, वो वहाँ का क्लाइमेट है कि भाई आर्कटिक का जो रीजन है, आर्कटिक ओशन वाला जो रीजन है, बेसिकली ऊपर पड़ता है नॉर्थ पोल के साइड। यहाँ पे ठंडा मौसम है तो ठंडा ही मौसम रहेगा, ये आसानी से नहीं बदलने वाला। अब जो क्लाइमेटिक चेंज है ना, ये काफ़ी बड़ा ग्लोबल इशू है। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट जो है बहुत रैपिडली चेंज होता जा रहा है। किसके कारण? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज एक्सेलरेटिंग वार्मिंग। भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम जो है ना ह्यूमंस ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं अपने खुद के फ़ायदे के लिए, जिसके कारण कॉन्स्टेंटली हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसे नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, सीएनजी हुआ, जब हम इन्हें जलाते हैं तो इससे ऐसी गैसेस का प्रोडक्शन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारी ओजोन लेयर जो है वो उसमें डिप्लीशन होता जा रहा है, वो ख़राब होती जा रही है, जिसके कारण हार्मफुल यूवी रेज जो है हमारे अर्थ पे, हमारे ग्लोब पे एंटर करती हैं, और जिसके कारण यहाँ पे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ना वो मेल्ट हो रहे हैं, और भी कई सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ राइजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज्ड अफेक्टिंग इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। हमारी एक्टिविटीज़ के कारण जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वर्ल्ड वाइड, वो भी क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। एक्सट्रीम वेदर, more frequent drought, storms, wildfires threaten communities and wildlife। हमारी एक्टिविटीज़ के कारण हमें ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं, कई बार सूखा देखने को मिल रहा है, कई जगह पे स्टॉर्म्स, कॉन्स्टेंटली स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी तूफान आते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे ही जो बदलाव हमें अपने एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेट में देखने को मिल रहे हैं, ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण है। ये कहीं ना कहीं हमारी ही एक्टिविटीज़ का नतीजा है कि हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वाइल्ड फायर देखने को मिल रही है, आग देखने को मिल जाती है, कितनी बड़ी बड़ी कितनी भयानक वाइल्ड फायर लग जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम इन चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? रिड्यूस एमिशंस, कंजर्व एनर्जी एंड सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। बेसिकली हम यहाँ पे जो हमारा कार्बन एमिशन है, या फिर हम जो फॉसिल फ्यूल्स को ऐसे एमिशन करते हैं, बर्न करते हैं, हमें उस चीज़ पे थोड़ा रिडक्शन लाना चाहिए, कंट्रोल लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल फॉसिल जो हमारा पेट्रोल है और सीएनजी है, उसे कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उस पर सब्सिडीज़ प्रदान करती है कि भाई आप क्या करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेट्रोल व्हीकल्स को छोड़ के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव करें, जिससे हम पेट्रोल और सीएनजी की जो मात्रा है उसे थोड़ा बचा सकें और पोल्यूशन जो है उसे कुछ हद तक कम कर सकें। ऐसे ही कई सारे जो पॉलिसीज़ होती हैं, कई सारी बोलना चाहिए नीतियाँ होती हैं, सरकार लाती रहती है कॉन्स्टेंटली। नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें चलती हैं, वर्ल्ड वाइड ये प्रैक्टिस चल रही है कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हम लेकर आएँ जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, और ये जो क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टेंटली हमें देखने को मिल रहा है वर्ल्ड वाइड, इसमें थोड़ा रिडक्शन हो सके। यस, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज की जो रिव्यूज़ हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेदर वर्सेस क्लाइमेट देखा हमने, वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है वो। देन इसके बाद हमने की फैक्टर्स की बात करी, लैटिट्यूड देखा, ऑल्टीट्यूड देखा, ओशन करेंट्स एंड प्रॉक्सिमिटी टू वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन देखा कि भाई किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जो होता है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके कारण हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ रहा है, फेस करने पड़ रही हैं काफ़ी सारी समस्याएं। तो इन चीज़ों से हमें बचना होगा और कई सारे स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है इसे कुछ हद तक कम कर सकें और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। आई रियली होप कि आज की पूरी ही क्लास आपको समझ में आई होगी, सारी ही चीज़ें जो हमने डिस्कस करी। इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू
subscribe to this channel, and apart from that, please share this video with your classmates and friends, those who are interested into, not interested, but even if they are confused about understanding geography and social science, history, geography, Indian polity and economics as well. I am going to make it easier for them, because for most of the students this subject called SST or social science is a boring one, but I promise you one thing, that it is never going to be boring with me. So yeah, if you want to learn it in a fun way, so don't forget to subscribe this to this channel and like the video. Don't forget to comment your views in the comment section. I really want to know if you guys understood all the topics regarding this chapter or not. And that's all for today's video. Thanks for watching.